रिकॉर्डिंग चालू हो गई, ठीक ना। चलिए, तो आज जो है प्रवासीय भारतीय, ठीक ना। प्रवासीय भारतीयों के लिए जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो है 18 अगस्त 2000 को प्रवासीय भारतीयों के लिए एक कमेटी बनी और उस कमेटी का नाम था लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और एक कमेटी ने अपनी जो है रिपोर्ट 8 जनवरी 2002 को प्रस्तुत की और 8 जनवरी 2002 को प्रस्तुत करने के बाद जो है इन्होंने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। प्रवासी दिवस मनाने की अनुशंसा इसलिए की 9 जनवरी को कि जो है महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे और उसी के उपलक्ष्य में जो है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी आए और उसी के उपलक्ष्य में जो है 9 जनवरी जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। और कौन सी समिति की अनुशंसा पर? तो लक्ष्मीमल सिंघवी की अनुशंसा पर। इसके बाद जो है वर्ष 2003 के बाद जो है प्रत्येक वर्ष त्रिदिवसीय कार्यक्रम के रूप में घोषित कर दिया गया। प्रवासी दिवस जो है ये 9 जनवरी को मनाया जाएगा, लेकिन ये 3 दिन तक चलेगा। ये त्रिदिवसीय कर दिया गया। हाँ, 3 दिन तक ये चलेगा, त्रिदिवसीय कर दिया गया। 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व में प्रवासियों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाए जाने की घोषणा कर दी। पूरे विश्व में प्रवासियों की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए जो है संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने क्या कर दिया कि 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस घोषित कर दिया, ठीक ना। जब प्रवासी अपने देश धनराशि भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहा जाता है, ठीक ना। रेमिटेंस कहा जाता है। एनआरआई अकाउंट में भेजता है। एनआरआई अकाउंट जो होता है ये टैक्स फ्री होता है। कितना भी धनराशि जो है वह अपने देश में अपने माता पिता को भेज दे वह टैक्स फ्री होता है। और वह धनराशि जो डिजिटल माध्यम से अपने देश में आती है वो एनआरआई अकाउंट में आती है और उस जो है धनराशि को क्या कहा जाता है? रेमिटेंस कहा जाता है, ठीक। इसके बाद दूसरा शब्द आता है डायस्पोरा। डायस्पोरा जो है ऐसे भारतीय नागरिक जो विश्व के किसी देश में अस्थायी या अस्थायी निवास करते हैं उन्हें कहा जाता है डायस्पोरा। और रेमिटेंस आप लोग को बताएं रेमिटेंस क्या होता है? यानी ऐसे प्रवासी भारतीय नागरिक जो अपने देश में डिजिटल माध्यम से धनराशि को भेजते हों अपने माता पिता के लिए, अपने घर परिवार के लिए, तो वह जो धनराशि होती है उस धनराशि को क्या कहा जाता है? रेमिटेंस, ठीक। कोई भी प्रवासी यदि रेमिटेंस अपने देश में भेजता है तो उसका एक अलग अकाउंट होता है जिसे एनआरआई अकाउंट कहा जाता है। उस अकाउंट में वह अपने देश से अर्जित धनराशि को नहीं जमा करता है। यदि अपने देश की अर्जित धनराशि को उसमें जमा कर देगा तो वो उसका अमाउंट जो है टैक्सेबल आ जाएगा, यानी उस अमाउंट पे उसे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक ना। भारतीय जीडीपी में इनका बहुत बड़ा योगदान है प्रवासी भारतीयों का, इसीलिए जो है कि इनके अमाउंट को टैक्स फ्री रखा गया है। इसके बाद प्रवासी के बाद आता है अप्रवासी। अप्रवासी ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में पुनर्वास करता हो। ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में पुनर्वास करता हो वो होता है अप्रवासी। ऐसे कोई भी जो 1 वर्ष से अधिक समय तक दूसरे देश में एक स्थल से दूसरे स्थल पर जाता है, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए उसके पास वैध प्रमाण पत्र है तो वह अप्रवासी होता है। चूंकि रोहिंग्या समुदाय, ये देखिए रोहिंग्या समुदाय म्यांमार के जो है शरणार्थी हैं, ठीक। रोहिंग्या समुदाय जो है म्यांमार के शरणार्थी हैं। शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जो अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर होता है, वो क्या होता है? शरणार्थी होता है। अब किसी कारण भी वहाँ पर उसका शोषण हो रहा है, वहाँ पर युद्ध चल रहा है या किसी भी कारण से यदि अपना देश छोड़ दिया तो वह क्या होता है? शरणार्थी होता है, ठीक ना। तो चूंकि रोहिंग्या जो है म्यांमार के शरणार्थी हैं, समुदाय, ये शरणार्थी रोहिंग्या शरणार्थी जो समुदाय के लोगों के पास भारत में रहने के लिए वैध प्रमाण पत्र तो हैं। रोहिंग्या समुदाय को भारत में रहने के लिए वैध प्रमाण पत्र हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया वैध नहीं है। उनके रहने की प्रक्रिया वैध नहीं है।
देखिए कहा गया है कि चूंकि रोहिंग्या समुदाय के लोगों के पास भारत में रहने के लिए प्रमाण पत्र है, न कि वे आवश्यक प्रक्रिया का पालन किए, जो आवश्यक प्रक्रिया है यहां रहने की उसका पालन वो लोग नहीं करते हैं। इसीलिए इस समुदाय को भारत सरकार जो है अवैध प्रवासी कहती है। अवैध अप्रवासी ये हैं, अवैध अप्रवासी हैं, ठीक ना, अवैध अप्रवासी कहकर इनको भारत सरकार पुकारती है। इसके बाद शरणार्थी, तो वह व्यक्ति जिसको अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है वह होता है शरणार्थी। वर्तमान में शरणार्थी संकट विश्वव्यापी है, ये केवल भारत और म्यांमार बांग्लादेश के लिए नहीं है, पूरे विश्व में शरणार्थियों की संख्या जो है बढ़ रही है और ये विश्वव्यापी संकट हो गया है शरणार्थी। शरणार्थियों को अपने देश नहीं भेज सकते, आप उनको अपने देश नहीं भेज सकते क्योंकि वो मजबूर होकर अपना देश छोड़ दिए हैं। अब जिस देश में वो हैं शरणार्थियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। जो शरणार्थी हैं उनके साथ जो है समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इनको राजनैतिक सामाजिक न्यायिक अधिकार तो नहीं मिलेगा, लेकिन इनके साथ जो है कि भेदभाव किसी प्रकार का आप नहीं कर सकते हैं। यदि सामाजिक न्यायिक और विधिक अधिकार दे दिया जाएगा तो वो तो उस देश के क्या हो जाएंगे, नागरिक हो जाएंगे, उनको तो तब तो नागरिकता मिल गई। तो इसी कारण जो है इन शरणार्थियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, ठीक। इसके बाद अनिवासीय भारतीय, तो अनिवासीय भारतीय क्या होते हैं, वे भारतीय नागरिक जो 182 दिन से अधिक, वे भारतीय नागरिक जो 182 दिन से अधिक भारतीय पासपोर्ट के द्वारा भारत से बाहर रहते हैं उन्हें अनिवासीय भारतीय कहते हैं, ठीक ना। अनिवासी भारतीयों को भी मतदान देने के लिए जो है भारत सरकार ने 2011 में पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की। ये अनिवासीय भारतीय जो हैं ये भारत में मतदान कर सकते हैं, उनके लिए 2011 में एक प्रावधान लाया गया कि वो अपना मतदान सूची में नाम दर्ज करा लें पंजीकरण के माध्यम से, तब वो भारत में मतदान के अधिकार उनको भी मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये अनिवासीय भारतीय समझ में आई। अनिवासी भारतीय कौन होते हैं, वे भारतीय जो 182 दिन से अधिक भारत से बाहर हों और भारत के पासपोर्ट पर हों, तो वो होते हैं अनिवासीय भारतीय, ठीक। उन्हें भी मत देने का अधिकार मिल गया है, पंजीकरण के माध्यम से मतदाता सूची में वो अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, ठीक ना। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई, प्रवासी, अप्रवासी और शरणार्थी, ठीक ना, तीन चीज़ें। इसके बाद जो है कि ये है कि भारतीय नागरिकता से वंचित होने की शर्तें क्या हैं। भारतीय नागरिकता से आप वंचित कैसे होंगे, तो पहला बात है कि यदि भारतीय संविधान में आपकी निष्ठा नहीं है, भारतीय संविधान पर आपकी निष्ठा नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, तो आप भारतीय नागरिकता से वंचित रह सकते हैं। युद्ध के समय, दूसरी बात, युद्ध के समय यदि आप शत्रुओं का साथ दे रहे हैं तो भी आप भारतीय नागरिकता से वंचित हैं। यदि किसी व्यक्ति को कपटतापूर्वक भारत की नागरिकता मिल जाती है तो उसकी अर्जित की गई नागरिकता अवैध होगी। इसके बाद देशीकरण या पंजीकरण द्वारा आपको नागरिकता मिल गई और उस 5 वर्ष के अंदर, देशीकरण द्वारा या पंजीकरण द्वारा आपको नागरिकता मिल गई और उस 5 वर्ष के अंदर आपको किसी दूसरे राष्ट्र ने 2 वर्ष की कारावास की सजा सुना दिया तो आपकी नागरिकता छीन जाएगी। एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आपको पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा नागरिकता मिल गई है और 5 वर्ष के अंदर किसी दूसरे राष्ट्र ने 2 वर्ष की कारावास की सजा सुना दी तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, ठीक। इसके बाद जो है किसी भारतीय स्त्री या पुरुष एक दूसरे से, किसी भारतीय स्त्री या पुरुष एक दूसरे देश के स्त्री या पुरुष के साथ विवाह कर लेते हैं तो उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक ना। भारत का कोई भी स्त्री या पुरुष किसी दूसरे राष्ट्र के स्त्री या पुरुष से शादी कर ले रहा है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद यदि आप लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर हैं तब भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक ना। और कुछ